टॉपिक लेकर आया हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी के वित्तीय विवरण। आज हम डिस्कस करेंगे इनके फॉर्मेट्स का, इनके कानून का कि कंपनी के वित्तीय विवरण में स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट का कैसे फॉर्मेट होता है। आइए हम चर्चा करेंगे आज कंपनी के वित्तीय विवरण। कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी शेड्यूल नंबर 3 में इनके वित्तीय विवरणों के फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट ये फॉर्मेट अदर देन पावर जनरेटेड कंपनी के और बैंकिंग कंपनी के अलावा जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट में, उनके ये फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किए हुए हैं कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल नंबर 3 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इसका फॉर्मेट अदर देन कंपनीज के फॉर्मेट से थोड़ा डिफरेंस है। अदर देन कंपनी के फॉर्मेट्स में अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज अवस्था में तैयार किए जाते हैं, जबकि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर या लंबवत स्थिति के अंदर तैयार किए जाते हैं। इनके फॉर्मेट्स ग्रुप या हेड के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इनका हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इस हेड के अंदर टोटल 4 सेक्शंस बनाए हुए हैं, जिनके अंदर सबसेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स का तात्पर्य यहाँ पर शेयर कैपिटल का अरेंजमेंट से है। इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड की जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूड की जाएगी और कंपनी के जो प्रॉफिट और रिजर्व है जो कंपनी ने प्रीवियस ईयर के अंदर कलेक्ट कर रखे हैं वो इसके अंदर दिखाए जाएंगे। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर टोटल 3 चीजें मेंशन की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये वारंट्स और शेयर होल्डर्स में कुछ डिफरेंस होता है। मोस्टली मेजर डिफरेंस ये है कि वारंट्स होल्डर को वोटिंग पावर नहीं दिया जाता, जबकि शेयर होल्डर को वोटिंग पावर मिलता है। शेयर होल्डर मैनेजिंग डायरेक्टर का चयन कर सकते हैं, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के अंदर बैठते हैं। कंपनी 2 मीटिंग प्रोवाइड कराती है, 2 मीटिंग करवाती है। एक जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डरों की मीटिंग होती है, शेयर होल्डरों के बीच होती है, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग जो डायरेक्टर के बीच में होती है। तो पहला आपने हेड देखा इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर 3 आपको अलग-अलग बताए गए, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। दूसरा आपका कॉलम रहेगा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, शेयर अलॉटमेंट। आई थिंक ये कहना चाह रहा है कि आपके पास शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आ चुकी है, परंतु अभी शेयर्स के अलॉटमेंट नहीं हुए हैं। तो जब तक शेयर के अलॉटमेंट क्लेरिफाई नहीं होते हैं तब तक वो अमाउंट आपको इस कॉलम में प्रेजेंट करनी होगी, जो कि इस नाम से दिखाई जाएगी एप्लीकेशन मनी पेंडिंग शेयर अलॉटमेंट। मोस्टली ये कॉलम आपको ब्लैंक रखना है, इसमें कोई अमाउंट आपको दे नहीं रखी होती है। और इसके बाद थर्ड कॉलम होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज को कंपनीज एक्ट में 2 भागों में विभाजित कर रखा है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जिनका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है उसको नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड कर रखा है, और जिनका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 12 मंथ होता है उसको करंट लायबिलिटी में इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। नॉन करंट लायबिलिटी के इन्होंने 4 सेक्शन बना रखे हैं। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ऐसे उधार, ऐसे ऋण, ऐसे लोन जो लॉन्ग टर्म नेचर के हैं, जिनका रीपेमेंट शेड्यूल मोर देन 12 मंथ का है, उसको उन्होंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में रखा है। और उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और नेक्स्ट अदर नॉन करंट लायबिलिटी। ये 4
हेड जो कि आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में इंक्लूड किए जाएंगे, वो चारों हेड आपके लॉन्ग टर्म पीरियड से रिलेटेड से, लाइक लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मींस जिस बोरोइंग का मेजॉरिटी टाइम ऑफ पीरियड मोर देन 12 मंथ होता है, जिसका आपका रीपेमेंट शेड्यूल लंबे समय का है, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्लूड होगी। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो लंबे टाइम के प्रोविजन होते हैं, जो बैलेंस शीट में काफी टाइम से कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में होंगे। इसके अलावा चौथा जो आपका हेड रहेगा वो रहेगा आपकी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के दो भाग, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, कंपनीज एक्ट ने लायबिलिटी को दो भागों में क्लेसिफाई कर रखा है, एक लॉन्ग करंट लायबिलिटी, एक करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मींस वो लायबिलिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 12 मंथ है, जो लॉन्ग टर्म नेचर की है, उसको नॉन करंट लायबिलिटी में डाला गया है। जिसका करंट लायबिलिटी का नेचर लेस देन 12 मंथ है, जो शॉर्ट टर्म पीरियड की है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 12 मंथ है, उसको करंट लायबिलिटी में डाला गया है। करंट लायबिलिटी के अंदर भी चार इन्होंने आपके हेड रखे, नॉन करंट लायबिलिटी में भी चार हेड रखे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का जस्ट अपोजिट इन्होंने किया है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जिसका टाइम ऑफ पीरियड शॉर्ट टर्म नेचर का है, यानी बिलो 12 मंथ का है, उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग को इंक्लूड किया गया है करंट लायबिलिटी में। जिसका नेचर लॉन्ग टर्म नेचर है, जो 12 मंथ अबव पीरियड्स के है, उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डाला गया है। जस्ट इसका अपोजिट लॉन्ग टर्म प्रोविजन का शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, लाइक ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सभी जो 1 ईयर मैच्योरिटी पीरियड के होते हैं, उनको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इंक्लूड किया गया है। और थर्ड है इसके अंदर अदर करंट एसेट्स, जो लायबिलिटी डिफाइन नहीं हो पा रही है या डिक्लेयर नहीं हो पा रही है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है, वो आप अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड डाल सकते हो। और लास्ट में ट्रेड पेबल। बेसिकली ये ट्रेड पेबल जो बना है, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के दोनों को शामिल करने से बना है। ट्रेड पेबल मींस आपके सन्ड्री क्रेडिट और बिल्स पेबल, जो कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर अच्छी तरह जानते हो कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट अगर क्रेडिट पीरियड्स का होता है, तो हम बिल्स पेबल को एक्सटेंड करते हैं, तो बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों मिलकर यहां पर बन गए ट्रेड पेबल। तो आपने देखा ये था आपके इक्विटी लायबिलिटी का हेड, यानी लायबिलिटी का हेड। अब इसके नीचे बनता है एसेट्स का हेड, जो कि मैं आपको यहां समझाने जा रहा हूं। एसेट्स के भी दो भाग इन्होंने मेजर पार्ट रखे हैं। पहला रखा है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और सेकंड पार्ट रखा है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के इन्होंने अलग अलग हेड बनाए, जैसे पहला हेड बनाया है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स ऐसी एसेट्स जिनको लॉन्ग टर्म यूज किया जाता है, जो बिजनेस के अंदर हेड ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है, फिक्स्ड एसेट्स में डाला जाता है। फिक्स्ड एसेट्स के इन्होंने चार पार्टीशन किए हैं। पहला किया है टेंजिबल एसेट्स, जो कि डिफाइन कर रखी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर कि व्हिच इज टेंजिबल एसेट लाइक ए फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। सेकंडली मेंशन किया है इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 के अंदर इंक्लूड की रखी है, गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस एटसेट्रा। मोर देन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स के अंदर अंतर ये होता है कि टेंजिबल एसेट्स जो होती है इसकी अमाउंट मॉनेटरी अमाउंट होती है, जबकि इंटेंजिबल एसेट्स की अमाउंट नॉन मॉनेटरी अमाउंट होती है। इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स में इंक्लूड है। और इंटेंजिबल एसेट्स का फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स का फिजिकल सब्सटेंस होता है। और टेंजिबल एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में कवर होती है, जबकि इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में कवर होती है। अगर आपके टेंजिबल एसेट्स का ड्यू टू द पीरियड काम चल रहा है, तो इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कैटेगरी में डाला जाएगा, ताकि इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज ना हो सके। क्योंकि टेंजिबल एसेट्स के ऊपर एक्सेप्ट लैंड को छोड़कर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जबकि इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर अमोर्टाइजेशन चार्ज किया जाता है। अगर इसका काम ड्यू टू द पीरियड पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर प्रोसेस में डाला जाएगा इसको। इवन ये चार जो आपको मैंने हेड बताए, चारों हेड फिक्स्ड एसेट्स पे कवर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मींस इसका फिजिकल सब्सटेंस होता है, लाइक ए फर्नीचर, प्लांट, मशीन, कंप्यूटर एटसेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स मींस जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है, लाइक ए गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मींस अगर टेंजिबल एसेट्स का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड अगर आपका काम चल रहा है, जैसे बिल्डिंग अगर आपकी चल रही है, अभी जो बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है, पुट टू यूज नहीं हुई है, जो आगामी कई वर्षों तक उसका काम चलेगा, तो जब तक वो पुट टू यूज ना हो जाए, जब तक वो बिजनेस में पूरी तरह से काम में ना आ जाए, जब तक वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगी। और ठीक इसी प्रकार इंटेंजिबल एसेट्स का जब तक काम पूरा ना हो, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट रहेगा।
इसके बाद आपके पास दूसरा आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपने देखा दो जगह डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में भी आ रहा है, डेफर्ड टैक्स एसेट में भी आ रहा है। ये बेसिकली टाइमिंग डिफरेंस होता है। ये आपका ये गवर्नमेंट द्वारा आपके निकाला गया टैक्स और आप द्वारा निकाला गया टैक्स का डिफरेंस होता है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट ज्यादा अलाउ करती हो और आप कम लेते हो, जैसे लाइक डेप्रिसिएशन। मान लीजिए आपने डेप्रिसिएशन का क्लेम कम किया हो जिसके वजह से प्रॉफिट आपका ज्यादा आया हो, लेकिन गवर्नमेंट ने डेप्रिसिएशन आपको ज्यादा दिया हो जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया हो, तो जो टैक्स का अमाउंट अगर आप गवर्नमेंट के पास आपका टैक्स एडवांस जा चुका है तो डेफर्ड टैक्स एक्स की कैटेगरी में जाता है, और गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स आपका शॉर्टफॉल गया है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैटेगरी में जाता है। बेसिकली ये एसेट्स और लायबिलिटी टाइमिंग डिफरेंस की होती है जो ऑटो ऑफसेट होती है आगामी नेक्स्ट ईयर्स के अंदर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो कैटेगरी में यहाँ कंपनीज एक्ट में डाले गए हैं, एक करंट इन्वेस्टमेंट, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो इसका लॉन्ग टर्म पीरियड का नेचर होता है, जैसे लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स है, जैसे कोई आपने कोई किसी प्रकार का कहीं भी कंपनी का पैसा लंबे समय के लिए लगाया है जिसका अर्निंग प्रॉफिट या इंटरेस्ट होता है, उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डाला गया है। और अगर आपने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो उसको करंट इन्वेस्टमेंट डाला गया है। इसके अलावा आपका अदर करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स है, और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। यदि कंपनी ने किसी को लंबे समय के लिए एडवांस या लोन प्रोवाइड कर रखा है, कंपनी द्वारा दिया गया किसी अदर पर्सन को या थर्ड पार्टी को कोई एडवांस या लोन जिसका नेचर लॉन्ग टर्म का हो, जिसका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 12 मंथ का हो, उसको लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में लगाया गया है। ध्यान रखो ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस कंपनी द्वारा दिया गया है और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी द्वारा टेकन की गई है। ये कंपनी लोन लेती में आती है और ये कंपनी लोन किसी को देती है, अदर देन कंपनी को या थर्ड पार्टी को, तो वो उस कैटेगरी में डाला जाएगा। और इसके अलावा अब आएगा हेड करंट एसेट्स का, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखी जाएगी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेसिकली स्टॉक्स होती है जो क्लोजिंग स्टॉक्स आपके गोडाउन में 31 मार्च को पेंडिंग रह चुका है, जो इसके आपके 31 मार्च को बचा हुआ है, उसको इन्वेंट्री कहते हैं। और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आपको फीफो मेथड से करनी है, फर्स्ट आउट मेथड से, और इसकी वैल्यू एनआरवी और बुक वैल्यू व्हिच एवर इज लो, जो दोनों में से कम है उस पर करनी है। नेट रियलाइज्ड वैल्यू और बुक वैल्यू व्हिच एवर इज लो, जो दोनों में से कम है उस पर इन्वेंट्री की आपको वैल्यूएशन करनी है। ये वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड 2 के अंदर डिफाइन कर रखी है। सेकंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेसिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपकी कैश पोजीशन को शो करते हैं। इसके अंदर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 3 मंथ होता है, और इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट जो बैंक के अंदर आपकी एफडी है वो शामिल, यानी 4 आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर शामिल किए जाएंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी और फिक्स डिपॉजिट जो बैंक के पास आपने करवा रखी है। थर्ड, इसके बाद में आपके पास आएगा सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रेड पेबल्स। सन्ड्री डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी मिस्टेक, सन्ड्री डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल जस्ट अपोजिट ट्रेड पेबल। इसके अंदर सन्ड्री डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों इंक्लूड किए जाएंगे, दोनों शामिल किए जाएंगे। जैसे ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल इंक्लूड होता है, ठीक वैसे ही सन्ड्री डेटर्स के अंदर आपके सन्ड्री डेटर्स और बिल इंक्लूड होंगे। और उसके बाद अदर करंट एसेट्स और फाइनली करंट इन्वेस्टमेंट। So this is the format of financial statement of balance sheet जो कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल नंबर 3 में मेंशन है, जिसका फॉर्मेट आपके सामने है। इसके 4 हेड तो लायबिलिटी साइड में है और 2 हेड एसेट साइड में है। इक्विटी एंड लायबिलिटी पहला और एसेट दूसरा, मेजर हेड है। इसमें 4 है, शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग शेयर अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये 4 हेड लायबिलिटी के, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दो, ये 2 हॉट एसेट्स हैं। और इन चारों के अंदर शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी इश्यूड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, और नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल इसमें इंक्लूड किया जाता है।
ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस फॉर्मेट को आप जल्दी से जल्दी क्लेरिफाई करें, इसको याद करें, इसको समझें, क्योंकि ये फॉर्मेट कंपनी के बैलेंस शीट ये आपको हमेशा जब भी आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे तो इसी फॉर्मेट के अंदर इसी टैग होगा। तब तक के लिए नमस्कार। एक जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव तो आप फील फ्री मुझे इस पर डिस्कस करें। तब तक के लिए नमस्कार।